हाय माय डियर क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th। सो आज का वीडियो स्पेशली मेरे क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कॉम्पोजिशन राइटिंग में। सी आई अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज का ना सबसे एक डिफिकल्ट और एक हेडेक बन चुका है ये कॉम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर फुल मार्क्स स्कोर करना या फिर मैं बोलूँ 18 या 15 मार्क्स स्कोर करना भी हमारे लिए भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट है ना। और मैं बता रही हूँ एज अ टीचर मैंने देखा है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं ना वो सबसे ज्यादा मार्क्स भी यहाँ लूज करते हैं एंड 12 से ज्यादा कोई स्कोर ही नहीं कर पाता। 8, 9, 10 नंबर मिल रहे होते हैं बच्चों को। ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम है और कैसे एक परफेक्ट हाउ टू राइट अ परफेक्ट कॉम्पोजिशन फॉर क्लास 10th आईसीएसई, वो मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ फॉर्मेट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो को पूरा जरूर देखना। हम्बल रिक्वेस्ट है क्योंकि वीडियो के एंड में एक ऐसी चीज है आप लोगों के लिए जो तुमको शायद कहीं और किसी भी चैनल पर कहीं नहीं मिलने वाली है। वो है एक पीडीएफ जिसके अंदर मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं सारे वोकैबुलरी वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, फ्रेजेस। जो टीचर्स बोलते हैं ना कि फ्लो नहीं है तुम्हारे कॉम्पोजिशन में, वोकैब अच्छी नहीं है, कोटेशंस नहीं है, रिपीटेशन बहुत हो रही है, वो सब हट जाएगा। उस पीडीएफ के अंदर मैंने पूरा बता रखा है कि कोई सा भी कॉम्पोजिशन तुम लिखने जा रहे हो, विच एवर कॉम्पोजिशन यू डिसाइड टू राइट, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फिक्स्ड लाइंस, कंक्लूजन में क्या लिखना है, फिक्स्ड लाइंस उस पीडीएफ में मिल जाएंगी। सो आप उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करना है वो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी। अभी वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो सबसे पहले व्हाट इज अ कॉम्पोजिशन, लेट्स अंडरस्टैंड। सो कॉम्पोजिशन ना बेसिकली कुछ भी नहीं है, तुमको किसी टॉपिक पे अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करने हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि इट शुड बी इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। स्टूडेंट्स यही नहीं समझ पाते हैं, यहां पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। कोई भी पॉइंट कैसे भी लिख रहे हैं, स्टार्टिंग में कोई लाइन लिखी है, वही लाइन भूल गए लिखते लिखते तो वो थर्ड पैराग्राफ में दोबारा लिख दी है, तो रिपीटेशन भी है और ऑर्गेनाइज नहीं है आइडियाज, तो यहां पे मार्क्स कटते हैं। वरना हम अपने भाई आइडियाज तो एक्सप्रेस करने में प्रो हैं, राइट। तो उसको कैसे ठीक किया जाए। सो बेसिकली आपको सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है कि सीधा पेन उठा करके लिखना नहीं चालू करना है। फर्स्ट यू नीड टू थिंक लिखने क्या वाले हो, देन ऑर्गेनाइज इट एंड देन राइट क्रिएटिवली। यानी कि भाई तुम्हें 15 मिनट का टाइम मिलता है ना रीडिंग के लिए, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो डिसाइड करने में कि कौन सा वाला कॉम्पोजिशन करूंगा। उसके लिए आइडियाज सोचो और पेंसिल लेकर के जाओ एग्जाम में और पेंसिल से जितने भी आइडियाज आ रहे हैं उनको कहीं पर लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो पॉइंटर्स में लिख लो, पूरा बैठ के नहीं लिखना है तुमको, ठीक है। लेकिन करना क्या है, पॉइंटर्स में कोई आइडिया आ रहा है, कोई कोटेशन आ रही है, आधी से लिख दी जल्दी जल्दी, ठीक है, एब्रिवेशंस का यूज करते हुए उस तरीके से तुम्हें पॉइंटर्स में जॉट डाउन करने होंगे आइडियाज। इससे होगा क्या बेटा, इससे ये होगा कि जब आप कॉम्पोजिशन लिखने लगोगे, देखो जैसी क्वेश्चन पढ़ते हैं दिमाग में बहुत से आइडियाज आते हैं, वो उतनी जल्दी आते हैं तो जाते भी हैं, फिर सोचते हैं कि अरे कुछ याद आ रहा था अब भूल गया मैं। तो इसलिए आपने अगर लिख लिया होगा ना कहीं, तो कंपोजिशन लिखते वक्त इजीली उन आइडियाज को, उन पॉइंटर्स को तुम अरेंज कर पाओगे, ऑर्गेनाइज कर पाओगे कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या पॉइंट आना चाहिए, उसके बाद क्या पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्हीं पॉइंटर्स पे तुम क्रिएटिवली अपना लिखना चालू कर पाओगे। सो प्लीज ये TOW टेक्निक अपनाओ और पहले सोचो, ठीक है, आइडियाज पॉइंटर्स में लिख लो, देन ऑर्गेनाइज करो और तब लिखो, रिपीटेशन नहीं होगी। चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशंस जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव एंड डिबेट, पिक्चर बेस्ड एंड स्टोरी। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में मैंने देखा है जो रहता है वो ये है, देखो मैं खुद भी आईसीएसई स्टूडेंट रह चुकी हूँ, शायद मैंने आपको पहले बता भी दिया कि मैं ऑलरेडी आईसीएसई स्टूडेंट खुद भी रह चुकी हूँ, तो मैंने ना दोनों तरफ देखा है, ठीक है। मेरे पास दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, इस तरफ यानी कि एज अ स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस रह चुका है और एज अ टीचर का भी रह चुका है। मुझे पता है कि हम स्टूडेंट्स के बीच में एक बड़ा ऐसा मिथ रहता है कि यार डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव लिख करके आओ या पिक्चर बेस्ड या आर्गुमेंटेटिव लिख कर आओ ना, तो उसमें कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते, नंबर कटते ही कटते हैं, टीचर्स मार्क्स काटती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, टीचर्स मार्क्स तब काटती हैं जब तुम गड़बड़ी करते हो, गलती करते हो। तुम कोई सा भी कॉम्पोजिशन लिख करके आओ, आपको कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करके गए हो, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो बेटा नंबर नहीं कटेंगे। तो पहले तो ये नोशन ही दिमाग से हटा लो, अप्रोच ही गलत कर लोगे, क्योंकि तुम्हें लग भी रहा होगा यार डिस्क्रिप्टिव इजी है तो भी नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि किसी ने कहा था कि नंबर नहीं मिलते। ऐसा कुछ नहीं है, मिलते हैं नंबर, गलती नहीं करनी है, ठीक है।
चलो हम आ जाते हैं अब सबसे पहले फॉर्मेट एंड पैटर्न पे। बेटा 350 to 400 वर्ड्स लिखने होते हैं, 20 मार्क्स का ये होता है। आपको ऑप्शंस होते हैं, कोई भी 5 में से 4 में से आपको एक करना होगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है, टाइटल सबसे पहले आता है, ये ऑप्शनल है। आप टाइटल देते हैं वेरी गुड, नहीं देते हो तो भी ठीक है, बट टाइटल दे दिया करो, अच्छा रहता है। जो भी तुम कॉम्पोजिशन लिख रहे हो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली द थीम ऑफ द कॉम्पोजिशन, और यू कैन एक्चुअली गेट एन आइडिया फ्रॉम द क्वेश्चन ऑल्सो। उसके बाद आती है सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, उसके बाद आती है बॉडी जो कि 2 to 3 पैराग्राफ्स में होती है, ठीक है। एंड लास्ट में आता है कंक्लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैराग्राफ्स चेंज करने हैं, बार बार चेंज करने हैं। अब यहां पर बच्चे बोलते हैं कि वर्ड लिमिट मैम अगर ज्यादा लिख दिया तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, समझे क्यों? देखो, क्या आईसीएसई ने ऐसा कोई गाइडलाइन बनाया है? नहीं, इसके पीछे एक लॉजिकल सा रीजन है। अगर 350 वर्ड्स लिख कर आ रहे हो और उसमें 8 गलतियां कर रहे हो, तो तुम अगर 450 वर्ड्स लिख कर आओगे तो 10 गलतियां होंगी ना, और जितनी गलतियां मार्क्स तो कटेंगे ही, इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। तो बस इसलिए अपनी वर्ड लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। अब कुछ टिप्स सीख लो कि लिखना कैसे है। सबसे पहले स्टिक टू द वर्ड लिमिट एंड प्लान बिफोर, जो मैं दोनों चीजें समझा चुकी हूं कि पहले से प्लानिंग करो, थिंक। सेकंड क्या था, ऑर्गेनाइज एंड राइट क्रिएटिवली, और आपको पहले से प्लानिंग करनी है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। सेकंड चीज, प्लीज अवॉइड रिपीटेशन। देखो, अगर पहले से सोच के ऑर्गेनाइज करके लिखोगे तो रिपीटेशन नहीं होगा। तुम इसलिए रिपीट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जैसे जैसे थॉट्स आ रहे हो तुम उसको लिख रहे हो सीधा कॉम्पोजिशन में। बेटा वो नहीं करना है, ठीक है। थॉट्स रिपीट हो जाएंगे तो फिर वो कॉम्पोजिशन में भी लाइंस रिपीट होंगी। थॉट्स जो आ रहे हैं पहले उनको कहीं जॉट डाउन करो, फिर उसके बाद उठा करके उसको आंसर शीट में लिखो, ठीक है। अच्छा, अगली चीज जो है, प्लीज आपको स्लैंग्स अवॉइड करनी है। स्लैंग्स कैसे अवॉइड करेंगे, देखो मैं बताती हूँ एक एक्सपीरियंस से। मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था कि मेरी टीचर ने मुझे ना कॉम्पोजिशन राइटिंग क्लास 10th में आया था, और उसमें टेलीविजन गुड फॉर स्टूडेंट्स और नॉट ऐसा कुछ टॉपिक था, जिसके अंदर मैंने टेलीविजन को इडियट बॉक्स लिख दिया था। और मैं प्राउड फील कर रही थी कि बढ़िया लिख के आई हूँ, वो कैब बहुत अच्छी है। लेकिन मैम ने मार्क्स काट लिए थे और ये बोला था कि भाई ये तुम स्लैंग्स यूज नहीं कर सकते हो। ये आपके साथ भी है, जैसे कि हम लोग बिकॉज के लिए BCZ लिख देते हैं। अब ये हम जानबूझ के नहीं करते, बट प्लीज बी माइंडफुल ऑफ इट, क्योंकि लिखते वक्त ना आदत में आ जाता है, बिकॉज वी यूज सोशल मीडिया, तो उसकी वजह से कई बार वो सोशल मीडिया लैंग्वेज एग्जाम में भी निकल जाती है। तो प्लीज उसका ध्यान रखना है, ठीक है। मेंटेन द फ्लो बिटवीन द पैराग्राफ्स। अब इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि मैं आपके साथ एक PDF शेयर करने वाली हूं एट द एंड ऑफ द वीडियो। उस वीडियो में कैसे फ्लो मेंटेन करना है, क्या वर्ड्स यूज करने हैं, लिंक कैसे करना है पैराग्राफ्स को अपने आपस में, वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यूटिलाइज द रीडिंग टाइम, जैसे कि मैंने बताया, रीडिंग टाइम का यूटिलाइज करो, डिसाइड करो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। क्लियर चॉइस होनी चाहिए, मिनिमम 5 पैराग्राफ होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम कितने पेज लिख करके आना है। बेटा मैं पेज नहीं बता सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी हैंड राइटिंग है। मैं तुम्हारा काम आसान कर सकती हूँ, कम से कम 5 पैराग्राफ तुम्हें लिखना है, और हर पैराग्राफ के अंदर कम से कम 5 to 7 लाइन्स होनी चाहिए। अब इतना तुम जब भी लिखने बैठो तो ये दिमाग में रखना कि कम से कम 5 पैराग्राफ तो लिखूंगा ही लिखूंगा। एक आधा एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है, वर्ड्स भी काउंट कर लेना। 5 पैराग्राफ तो मैं लिख कर आऊंगा, हर पैराग्राफ में 5 to 7 लाइंस में लिखूंगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होना चाहिए बेटा, क्योंकि स्टार्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो देखना इंप्रेशन अच्छा बनता है, ठीक है ना। चांसेस हैं कि तुम्हारे मार्क्स कम कटेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन कैसे लिखा जाता है, कुछ टिप्स बता देती हूँ। गुड वोकैब होनी चाहिए, ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोकैब की है, तो टेंशन मत लो, वो तो मैं PDF में शेयर करूंगी। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज आर गोइंग टू लव इट। वो PDF ऐसा है कि यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट एनीवेयर एल्स, राइट। सो गुड वोकैब, सेंसेस। डिस्क्रिप्टिव जो कॉम्पोजिशन है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही होता है, जो बच्चे भूल जाते हैं, कि आपको सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जा रहा है कि आप अपना फेवरेट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया ना, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस इन योर सिटी। सो आप अपना फेवरेट प्लेस अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके अंदर आप बताओ कि व्हेन यू विजिट दैट प्लेस वहां पे क्या स्मेल है, ठीक है। फ्रेशली कट ग्रास की एक स्मेल आती है। साउंड बताओ कि बर्ड चिर्पिंग की आवाज आती है या फिर रिवर फ्लोइंग की आवाज है। टच आप करते हो तो कैसा टच है, सी क्या देख पा रहे हो, क्या टेस्ट कर पा रहे हो, ये सब आपको वहां डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बेसिकली खुद सोचो कि वहां खड़े हो, आंखें बंद करके इमेजिन कर लो 1 सेकंड के लिए, बट सोचो कि वहां खड़े हो और देखो क्या क्या समझ में आ रहा है, वो सब लिखो, ठीक है। क्रिएट अ क्लियर पिक्चर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। जब आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में या डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन में कुछ लिख रहे हो ना, तो सिर्फ ये मत सोचो कि मैंने इमेजिन कर लिया और मैंने यहाँ आंसर शीट में लिख दिया। आप ये सोचो कि मैं जो इमेजिन कर रहा हूं और फिर जो लिख रहा हूं, क्या इस लिखी हुए टेक्स्ट को पढ़ के सामने वाला वही सेम पिक्चर इमेजिन कर पाएगा कि नहीं। तो अपनी इमेजिनेशन का एक एक फ्रेगमेंट आपको वहां पे लिख देना है। आप जो इमेजिन कर रहे हो, किसी सिनेरियो को जैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, इतने क्लियर डिस्क्राइब करो
कि रीडर जो है ना, टीचर जो है, वो उसको पढ़ते के साथ समझ जाए कि तुम्हारी इमेजिनेशन में क्या था, सेम वो चीज इमेजिन कर सके। ठीक है, इस अप्रोच को लगाना है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये माइंडसेट होना चाहिए। फोकस ऑन वन मूड। अब सोचो कि आपको बताना है फेवरेट प्लेस आपकी सिटी में, तो वो फेवरेट प्लेस है तो मतलब अच्छी मेमोरीज जुड़ी हैं, आपको अच्छा महसूस होता होगा, हैप्पी महसूस होता होगा, सो वो मूड, वैसी वोकैब आपको यूज करनी होगी। ठीक है ना, सूदिंग सा आपको एनवायरमेंट बताना पड़ेगा। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखो। डोंट वरी अबाउट द वोकैब पार्ट, मैं बार बार बोल रही हूं, उसके लिए आई विल हेल्प यू आउट विद द पीडीएफ, जो मैं आपको भी लास्ट में दिखा भी दूंगी। ठीक है, पास्ट टेंस, अगर कोई मेमोरी बता रहे हो बचपन की या कोई एक ऐसी चीज बता रहे हो, डिस्क्राइब करो, तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना। नरेटिव कंपोजिशन में क्या करना होता है, एक स्टोरी होती है बेसिकली, रियल या इमेजिनरी, आप नरेट कर रहे हो, कोई इंसिडेंट नरेट कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। नरेटिव में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं तो नरेट कर रहा हूं तो अपना एक्सपीरियंस बताना है ना, तो पहली लाइन में अपना एक्सपीरियंस बताने लग जाएंगे। सबसे बड़ी गलती, इंट्रोडक्शन में आपको पर्सनल होके नहीं बताना है। इंट्रोडक्शन में कुछ जनरल स्टेटमेंट, कुछ कॉमन स्टेटमेंट से स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप जब आ रहे हैं तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर जो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स। क्या उस डिस्क्रिप्शन में कोई कैरेक्टर्स है, जैसे कि यहां पे बोला गया है कि एक ऐसा टाइम जहां पर तुम लेट हो गए थे इंपॉर्टेंट फंक्शन में, क्या लेसन तुमने पंक्चुअलिटी पे सीखा, तो बता दो। फॉर एग्जांपल उस फंक्शन में मम्मी पापा सब जा रहे थे, तो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दो कि ये परिवार वाले थे, वी वर ऑल गोइंग टुवर्ड्स दिस प्लेस, जो भी जगह थी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप बिल्डअप करेंगे प्लॉट को कि भाई क्या हो रहा था और फिर कैसे तुम लोग पहुंचे और क्या तुम्हारे माइंड में था, एंड यू वर वेरी नर्वस फॉर द इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, आपने बिल्डअप किया प्लॉट को, फिर उसके बाद आप उसमें बता सकते हो कि कोई प्रॉब्लम भी आ गई थी। ठीक है, उस प्रॉब्लम को टैकल करते हुए हम कैसे पहुंचे, एंड देन एंड जब करो तो एंडिंग में आपको कंक्लूजन में सॉल्यूशन देना है या लर्निंग पॉइंट बताना है कि मैंने इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीखा। ठीक है, ये सब कुछ फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन का आप इसमें इस्तेमाल करते हो और पास्ट टेंस में होगा, क्योंकि पास्ट का एक तुम वो नरेट कर रहे हो ना इंसिडेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव कॉम्पोजिशन में क्या होता है, पहली बात तो एक साइड चूज कर लो। अब यहाँ पे जैसे बोला है कि ऑनलाइन लर्निंग बेटर है या क्लासरूम, अब आप बताओ, तो आपको दोनों बीच का बंदर नहीं बनना कि ऑनलाइन भी क्लासरूम भी, ऐसा नहीं करना है, एक साइड चूज करो। कैसे चूज करे साइड, बच्चों को ये नहीं पता चलता। देखो बेटा, डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मैं ये बोलूंगी, मतलब कि मेरा मतलब ये है कि ऐसा कुछ मत करो जो दुनिया करेगी राइट तो मैं करूंगा जाऊंगा लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं सोचना है तुम्हें ना। जो अधिकतर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें नहीं पता मैम, मुझे नहीं पता अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, क्लासरूम अच्छा है या ऑनलाइन लर्निंग, तो मैं बताती हूं आपको क्या करना है। आप ना साइड चूज करोगे कैसे, आप ये सोचो कि आप, जैसे हम बहस हो जाती है दोस्तों के साथ, तो सामने वाले को अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं ना, भाई ये पॉइंटर देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, इसलिए मैं सही कह रहा हूं। तो वैसे ही आप समझो कि कौन से वाले साइड चूज करते वक्त, ऑनलाइन के लिए या क्लासरूम के लिए, किसके लिए तुम्हारे पास कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट ज्यादा है। तुम कन्विंस किसके लिए ज्यादा कर सकते हो, क्या तुम क्लासरूम के लिए ज्यादा कन्विंस कर सकते हो कि क्लासरूम इसलिए ज्यादा 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 बेटर है, तो उसको चूज करो। ऑनलाइन के लिए ज्यादा तुम्हारे पास पॉइंट्स है तो उसको चूज कर लो। ठीक है, उस हिसाब से आप चूज करना। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बेटा आप फैक्ट्स, लॉजिक्स एंड स्टैट्स भी यूज करो। अगर आपको पता है, कुछ रीड करा है, दिमाग में आ रहा है स्टैट्स के हिसाब से कि स्टेटिस्टिकल डेटा के हिसाब से अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम को प्रेफर करते हैं, क्लासरूम एक्सपीरियंस प्रेफर करते हैं, वो सब यूज कर दो। अच्छा, आपको कनेक्टर्स यूज करने हैं, जैसे कि अब कनेक्टर्स, क्योंकि तुम दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ये बेटर क्यों है इससे, तो आप कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आपको ना यहां पर अगर आप बोल रहे हो ऑनलाइन लर्निंग ज्यादा बेहतर है, तो क्लासरूम क्यों बेहतर नहीं है उसके बारे में भी बात करो, बट ब्रीफली, ज्यादा डिटेल में नहीं, ब्रीफली बट पोलाइटली, ज्यादा ऐसे रूड होके नहीं बोलना है एंड फॉर्मल रहना है। अगला हमारे पास आ जाता है स्टोरी राइटिंग में। बेटा स्टोरी राइटिंग में ना सीधा लिखना नहीं स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे उस स्टोरी के अंदर, सेटिंग क्या होगी, यानी कि बैकग्राउंड, माहौल क्या होगा। ठीक है, वो सब आपको सोचना है, डिसाइड करना है। मेन प्रॉब्लम क्या होगी, कोई कहानी है उसमें कोई प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई वो, और कैसे उस प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व किया, लास्ट में तुमने उससे क्या सीखा, वो सब तुम्हें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए स्टोरी राइटिंग में। पहले इंट्रोड्यूस करोगे, क्या इंट्रोड्यूस करोगे, कैरेक्टर्स को, कौन कौन है उस स्टोरी के अंदर। ठीक है, सेटिंग क्या है, गांव की सेटिंग है वो सब बता दो। ठीक है, एनवायरमेंट बताओ, सराउंडिंग्स अपनी एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो। बिल्डअप आपको करना है धीरे धीरे, स्टोरी में क्या क्या हुआ, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम डालो, प्रॉब्लम के साथ कैसे तुम निपटे वो बताओ, और लास्ट में कंक्लूजन। इसमें सबसे अच्छा है जो बच्चे मिस कर देते हैं, डायलॉग्स। जैसे कि तुम्हें एक अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पे निकल चुके हो अपने दोस्त के साथ, तो तुम उसमें एक डिस्क्राइब करते वक्त, स्टोरी लिखते वक्त दोस्त का डायलॉग डाल सकते हो कि आनंद सेड वी शुड नॉट गो अहेड, दिस इज वेरी स्कैरी,
ऐसा कुछ तुमने लिख दिया, ठीक है, और उसको कोटेशन मार्क्स में डायरेक्ट स्पीच जैसे लिखी जाती है, कोटेशन मार्क्स में तुमने डायलॉग के तरीके से लिख दिया, तो ये हेल्प करेगा, ठीक है, स्टोरी राइटिंग में। पास्ट टेंस में होना चाहिए एंड इमोशंस को बड़ा यहाँ पे आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। It was the environment was scary, या my friend was scared, या we were all excited, ठीक है। तो आपको ऐसे इमोशंस के लिए जो वोकैब यूज होती है वो यूज करनी पड़ेगी, और लास्ट में आपको एक लेसन जरूर दिखाना है कि इस पूरी कहानी में मुझे ये सीखने को मिला, ठीक है बेटा। तो ये हो गया पिक्चर बेस्ड में। मैं बोलूंगी कि सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है पिक्चर बेस्ड के अंदर, सबसे ज्यादा बड़ी गलती बच्चे लोग ये करते हैं कि पिक्चर को देख करके ना सीधा उसको डिस्क्राइब करने बैठ जाते हैं। गलती कर रहे हो, आप पिक्चर को पहले ऑब्जर्व करो, उसके अंदर क्या लोग हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सेटिंग क्या है, एक अच्छे से ऑब्जर्व करो। उसके बाद पिक्चर को डिस्क्राइब मत करो कि यहाँ पे एक बच्चा है, बच्चे के पास में एक डॉग है, पीछे एक आंटी है। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको एक्चुअल में उस पिक्चर के पीछे की कहानी को समझाना है यहाँ पे कि ओके, सो द नेम ऑफ द बॉय इज राम एंड ही इज प्लेइंग विद दिस डॉग। ये एक रेस्क्यू डॉग है जो कि राम ने रेस्क्यू किया था। कोई कहानी आपको उससे बुननी है, इंटरप्रेट करना है कि ये जो इमेज आप देख रहे हो ना, इस पिक्चर के पीछे की कहानी क्या है। जस्ट डोंट प्लेन उठा करके उसे डिस्क्राइब करना चालू कर दिया, वो नहीं करना, ठीक है। सो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो देखो मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूं। आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रोकास्टिनेशन कैन समटाइम्स रीप रिच रिवॉर्ड्स, कि प्रोकास्टिनेशन यानी कि काम को टालने से कभी कभार फायदा भी होता है। अब ऐसा एक्सपीरियंस नरेट करो जिससे आपको समझ में आए कि स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो अब देखो, अब ना फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, मैं नेक्स्ट वीडियो से ना एक आंसर शीट लेकर के आऊंगी जिसमें लिख के आपको समझाऊंगी। आप इमेजिन करिए आपकी आंसर शीट है। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जब मैं कहती हूं तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का मतलब क्या है एंड फ्लो का मतलब क्या है। आप देखो यहां पर, ऑल माई लाइफ आई वॉज टोल्ड। मैंने कहा था ना, जब नरेट कर रहे हो एक्सपीरियंस तो अपना खुद का सीधा एक्सपीरियंस से शुरू नहीं करना कि मेरे साथ एक दिन ऐसा हो गया था। जनरल स्टेटमेंट कि पूरी जिंदगी हमें बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो बैड हैबिट है, या पूरी जिंदगी मुझे बोला गया था प्रोक्रेस्टिनेशन एक बैड हैबिट है। मेरी टीचर्स कहती थी डोंट डिले योर वर्क, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। इस तरीके से आपने शुरू करना है जनरल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है बेटा। सो दिस वाज द वीडियो। अब ना आप लोगों के साथ आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आइडिया लगा होगा कहां गलती करते हो, कैसे उस गलती को सुधारना है एंड हाउ टू एक्चुअली राइट अ परफेक्ट कॉम्पोजिशन। नाउ आई विल शेयर द पीडीएफ जो आप सबसे ज्यादा जिसका इंतजार कर रहे हो। सो देखो, अब जो पीडीएफ है वो पीडीएफ है ये पीडीएफ मैंने स्पेशली बनाई है आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखो कॉम्पोजिशन में लिस्ट भी है, फिक्स्ड एंड ओपनिंग लाइंस की, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मैंने ओपनिंग लाइंस बताई है, नैरेटिव कॉम्पोजिशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव में क्या होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पीडीएफ के अंदर आपको ना कनेक्टर्स भी मिल जाएंगे कि अगर आप कोई शुरू करना चाह रहे हो पैराग्राफ तो कैसे शुरू करें, अगर आप कंक्लूड करना चाहते हो तो कैसे कंक्लूड करें, वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया गया है पूरा, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पर देखो तो पावरफुल एडजेक्टिव्स भी मैंने बताए हैं कि अगर किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, इमोशंस एंड फीलिंग्स के लिए आप क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो, एवरीथिंग इज देयर इन द पीडीएफ। साथ ही साथ बेटा हाई वैल्यू वोकैबुलरी एज इन, इसका मतलब हाई वैल्यू वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो दिस इज द हाई वैल्यू वोकैबुलरी, जैसे कि नैरेटिव स्टाइल में आप कैसे कैसे नैरेटिव कॉम्पोजिशन में क्या क्या वोकैब्स यूज कर सकते हैं। देन ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सप्रेशंस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोटेशंस। भाई मैंने ना यहाँ पर ये भी बताया है कि नैरेटिव कॉम्पोजिशन में कौन से टॉपिक्स आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अ डे आई विल नेवर फॉरगेट, इस टाइप का एक कॉम्पोजिशन आ सकता है। द डे आई मेट अ स्ट्रेंजर, वो नरेट कर दो, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। उसमें कौन से कोट्स आप यूज कर सकते हो। अनफॉरगेटेबल जर्नी, द लेसन यू लर्नड द हार्ड वे, ठीक है। उसके अलावा देखो डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन में ये सब तो सब कुछ ना इसके अंदर गिवन है। दिस पीडीएफ इज अवेलेबल फॉर यू गाइस टू डाउनलोड, बट डाउनलोड आप कहाँ कर सकते हो उसके लिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो बेटा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि चैनल अभी बहुत ही न्यू है, ग्रोइंग है एंड ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट। इसके लिए ना जस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो पीडीएफ तो आप बस एक काम करो कि इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, राइट। जस्ट कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, आप कमेंट कर दो और अगर 100 से ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं इस पीडीएफ का लिंक कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहां से सिंपल अपने आप ही तुम लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।